Hi guys and welcome to today's video in which we are going to talk about splendid temples and bronze sculpture। जो बाकी का हमारा जो पहला वाला चैप्टर है उसको हमने पार्ट 1 में पहले से कवर किया हुआ है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो आप लोग हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं। एंड यार डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। Now let us begin this chapter. The big temples of Tanjavur and Golkandai Cholapuram, built by Rajaraja and Rajendra, are architectural and sculpture marvels. इस पैरे का मतलब क्या है कि ये जो दोनों चोला रूलर्स ने जो टेम्पल्स बनाए हैं, राजा राजा और राजेंद्र ने जो टेम्पल्स बनाए हैं, वो मतलब इतने ज़्यादा डिटेल, इतने ज़्यादा सुंदर है ना कि उनको आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचर मार्वल्स बोला जा सकता है। मतलब इतने ज़्यादा इन्होंने सुंदर बनाए हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप ये वाला टेम्पल ले सकते हो, देखो इन्होंने मतलब कितना डिटेल्ड बनाया है। तो ये है गंकडाई चौलीपुरम का जो टेम्पल है, ये वो वाला टेम्पल है। तो आप देख सकते हो कि ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा बना हुआ है, इसलिए इसको हम लोग स्कल्पचर और फिर आर्किटेक्चरल मार्वल बोल सकते हैं। Chola temples often become the nuclei of settlements which grow around them. These were centers of craft production. Temples were also endowed with land by rulers as well as by others. तो क्या हुआ था, ये जो चोला टेम्पल्स थे ना, इनमें क्या होता था कि ये मतलब इनके अराउंड जो ये टेम्पल्स के अराउंड ना बहुत सारी सेटलमेंट्स ग्रो करती थी। बहुत सारे लोग रहने आ गए थे इन टेम्पल्स के अराउंड। दीज आर द सेंटर ऑफ क्राफ्ट प्रोडक्शन। क्राफ्ट प्रोडक्शन मतलब जो भी लोग क्राफ्ट में क्राफ्टिंग वगैरह में, जैसे आप लोग गार्लैंड मेकर्स बोल सकते हो या फिर जो भी आप लोग बोल सकते हो। टेम्पल वो ऑल्सो एंडोर्ड विद लैंड बाय रूलर एज वेल बाय अदर्स। द प्रोड्यूस ऑफ दिस लैंड वेंट टू मेंटेनिंग ऑल दिस। अब मैंने आपको बताया टेम्पल्स में भी कुछ लोगों की काम करने का मतलब लगता ना, जैसे कि मैं बोल सकती हूँ कि जैसे प्रीस्ट वगैरह, गार्लैंड मेकर्स वगैरह, कुक स्वीपर्स वगैरह, म्यूजिशियंस वगैरह, इन सब की मेंटेनिंग में जो लैंड का जो प्रोड्यूस होता था वो चला जाता था इन सब की मेंटेनेंस में। इन अदर वर्ड्स टेम्पल वर नॉट ओनली प्लेस ऑफ वर्शिप, दे वर अ हब ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल कल्चर लाइफ एज वेल। कि मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि ये जो सिर्फ हब, ये सिर्फ वर्शिप का, ये सिर्फ भक्ति का प्लेस नहीं था। इट वॉज नॉट ओनली अ प्लेस टू वर्शिप, इट वॉज नॉट ओनली अ प्लेस ऑफ पूजा, इट वॉज ऑल्सो अ प्लेस ऑफ इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल लाइफ एज वेल। Amongst the craft associated with temples, the making of bronze images was the most distinctive. कि चोलाज में ना जो ब्रॉन्ज के जो स्कल्पचर्स बनाते थे, जो ब्रॉन्ज की मूर्तियाँ बनाते थे, वो भी बहुत ज़्यादा मतलब फेमस था उस टाइम पे। अभी आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, ये क्या है, एक मतलब ब्रॉन्ज का एक स्कल्पचर बनाया हुआ है, ब्रॉन्ज की एक मूर्ति बनाई गई है। एंड चोला मूर्तियों को सबसे ज़्यादा मतलब फाइनेस्ट इन द वर्ल्ड, मतलब सबसे ज़्यादा अच्छी, सबसे ज़्यादा डिटेल्ड मूर्तियाँ बताई जाती थी। वाइल मोस्ट इमेजेस वर ऑफ डाइटीज़ एंड सम इमेजेस वर ऑल्सो ऑफ डिवोटीज एज वेल। कि जो ज़्यादातर जो ये मूर्तियाँ बनाते थे वो ज़्यादातर तो मतलब भगवान की होती थी या फिर जो उनके पक्के जो भक्त होते थे उनकी होती थी। सो लेट अस स्टडी अबाउट द एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन। मैनी ऑफ द अचीवमेंट्स ऑफ द चोलास वर मेड पॉसिबल Many of the achievements of Cholas were made possible through new developments in agriculture. Look at map 2 again. Notice that the river Kaveri branches off into several small channels before emptying into the Bay of Bengal. कि क्या होता है, मतलब बे ऑफ बंगाल में एंटर करने से पहले क्या है, जो आपका कावेरी का जो डेल्टा है वो मतलब बहुत सारी स्मॉल ब्रांचेस में डिवाइडेड है। एंड इन स्मॉल ब्रांचेस से क्या होता है, इन स्मॉल ब्रांचेस में ना कई बार ऐसा होता है कि जो वाटर होता है ना, इनका ओवरफ्लो कर जाता है अपने किनारों से। तो इसलिए क्या होता है, जो किनारे होते हैं उन पर मतलब बहुत सारी फर्टाइल जो है सॉइल जमा हो जाती है। एंड इसी वजह से एग्रीकल्चर में मतलब बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। ठीक है, ये water from the channels also provide the necessary moisture for agriculture, particularly in cultivation of rice. Although agriculture had developed earlier in other parts of Tamil Nadu, it was only from the 5th or 6th century that this area was open for large scale cultivation. कि चाहे पहले भी मतलब तमिलनाडु एग्रीकल्चर में बहुत आगे था, बट ये सिर्फ 5th या फिर 6th सेंचुरी में संभव हो पाया कि इट वॉज ओपन फॉर लार्ज स्केल कल्टिवेशन। कि इसमें जो लार्ज स्केल कल्टिवेशन या फिर बड़े पैमाने पे कल्टिवेशन 6th या फिर 5th सेंचुरी में शुरू हुई थी। फॉरेस्ट हैड टू बी क्लियर्ड इन सम रीजन्स। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि कल्टिवेशन इंक्रीज हो गई थी, तो क्या हुआ था, जो कई जो एरियाज़ में जो फॉरेस्ट है उनको क्लियर करना पड़ा था, उनको साफ़ करना पड़ा था, बिकॉज फार्म्स भी तो बनाने हैं। लैंड हैड टू बी लेवल्ड इन अदर एरियाज़ की कई जगह पे लैंड की जो लेंथ वगैरह होती थी, जो हाइट वगैरह होती थी, वो डिफरेंट होती थी। तो उनको एक सार करना पड़ता था, उनको मतलब लेवल करना पड़ता था। इन डेल्टा रीजन इम्पैक्टमेंट्स हैड टू बी बिल्ट टू प्रिवेंट फ्लडिंग इन डेल्टा रीजन, मतलब जहाँ पे वो होते हैं, जैसा जहाँ पे डेल्टाज वगैरह होते हैं, तो वहाँ पे क्या होता था, ताकि कुछ ज़्यादा ही ओवरफ्लो ना कर जाए डेल्टा, उसकी वजह से मतलब
डैम्स वगैरह, कैनल्स वगैरह बनाने पड़ते थे, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो, ये आपको एक स्लुइस गेट दे रखा है। अभी स्लुइस गेट का मतलब क्या होता है, हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं ये वाला, और 9th सेंचुरी स्लुइस गेट इन तमिलनाडु। तो ये तमिलनाडु में एक स्लुइस गेट है। It regulated the outflow of water from a tank into the channel that irrigated the field. A sluice gate is traditionally a wood or metal barrier which is commonly used to control water levels and flow rates in the rivers and canals. तो ये जो sluice gate का जो मेन काम होता है वो क्या होता है कि ये वाटर के फ्लो को रेगुलेट करे कि वो ओवरफ्लो ना हो जाए. In many cases, it was necessary to waterproof artificially. In some areas, wells were dug. In other places, huge tanks were constructed to collect rainwater. Remember that irrigation works require planning. कि जो इरीगेशन वर्क्स हैं उनके लिए प्लानिंग चाहिए. क्यों प्लानिंग चाहिए? क्योंकि ऑर्गेनाइजिंग लेबर एंड रिसोर्सेज, लेबर्स को ऑर्गेनाइज करना पड़ता है, जो खाद वगैरह रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइज करना पड़ता है, मेंटेनिंग दीज वर्क्स, मतलब बहुत ज़्यादा इसमें प्लानिंग लगती है. दीज वर्क डिसाइडेड ऑन हाउ वाटर इज़ टू बी shared. Most of the new ruler as well as people living in villages took an active interest in these activities. कि इन एक्टिविटीज़ ने बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट लिया. जो भी नए नए किंग्स आए, जो भी नए नए रूलर्स आए, या फिर जो पीपल विलेज में रहते थे, उन्होंने बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाया. So now we are gonna study about the administration of the empire. के empire को यानी एक kingdom को कैसे administrate किया जाता था. How was the administration organized? Settlements of peasants known as Ur become prosperous with the spread of irrigation agriculture. तो यहाँ पे आपको क्या बताया गया कि जो peasants के जो groups थे ना, उनको हम लोग उर से टर्म करते हैं. सॉरी, माई राइटिंग इज़ नॉट सो गुड. उसको हम लोग उर बोलते हैं. जो ग्रुप्स होते हैं पीसेंट्स के, या फिर सेटलमेंट्स कह लो, जो सेटलमेंट्स होती है पीसेंट्स की, उसको हम लोग उर बोलते हैं. बिकम प्रॉस्पेरस विद द स्प्रेड ऑफ इरीगेशन एंड एग्रीकल्चर. एंड प्रॉस्पेरस मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ गई, बिकॉज इरीगेशन एंड एग्रीकल्चर उस ज़माने में बहुत इंपॉर्टेंट हो गया था. ग्रुप्स ऑफ सच विलेजेस फ्रॉम लार्जर यूनिट्स कॉल्ड नाडू. एंड क्या हुआ था, ये जो सच ग्रुप्स थे ना, ये जो ग्रुप्स थे, उर के जो ग्रुप्स थे, इन्होंने फिर मतलब लार्जर विलेजेस फॉर्म कर लिए, लार्जर ग्रुप्स फॉर्म कर लिए, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, नाडू. द विलेज काउंसिल इन नाडू परफॉर्म सेवरल एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस इंक्लूडिंग डिस्पेंसिंग जस्टिस एंड कलेक्टिंग टैक्सेस. तो ये जो ग्रुप्स थे ना, नाडू वगैरह जो भी ग्रुप्स थे, या फिर विलेज काउंसिल हम लोग बोल सकते हैं, ये काफ़ी सारे एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस परफॉर्म करने लगे थे, टैक्सेस कलेक्ट करने लगे थे. रिच पीसेंट्स ऑफ द वेलाला कास्ट एक्सरसाइज कंसिडरेबल कंट्रोल ओवर द अफेयर्स ऑफ नाडू. अभी देखो, ये चाहे मतलब इंडिविजुअल ग्रुप से, बट ये भी तो किसी के अंडर आते होंगे ना. तो ये किसके अंडर आते थे, दीज ये जो वेलाला कास्ट के जो रिच पीसेंट्स होते थे, उनके अंडर आते थे नाडू. एंड इन्हीं के अंडर ये काम करते थे, अंडर द सुपरविजन ऑफ द सेंट्रल चोला गवर्नमेंट. एंड सुपरविजन किसका था, चोला गवर्नमेंट का, बिकॉज ये चोला के एरिया में ही होता था ना. द चोला किंग्स गिव रिच लैंड ओनर्स सेटल लाइक मूवेंदलन etc. as the makers of respect and entrusted them with important offices of the state at the center. तो क्या होता था, ये जो पीसेंट्स थे ना, इनको मतलब किसका टाइटल दिया जाता था, मूवेंदलन और वेलन और पीसेंट सर्विंग 3 किंग्स. कि जो भी एक पीसेंट 3 किंग्स को सर्व कर रहा है, उसको आप लोग मूवेंदलन बोल सकते हो, और अराइयर या फिर चीफ एट्सेट्रा ऐसे ऐसे टाइटल्स उन्हें दे दिए जाते थे. सो नाउ वी विल स्टडी अबाउट टाइप्स ऑफ लैंड्स जो चोला के गवर्नमेंट में, चोला के एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में होते थे. द फर्स्ट वन इज वेलन वगई. वेलन वगई का क्या मतलब होता था, जो लैंड दिया जाता था नन ब्राह्मण पीसेंट को. एंड द नेक्स्ट वन इज ब्रह्मदया. ब्रह्मदया का मीनिंग है जो लैंड गिफ्ट कर दिया जाता था ब्राह्मण्स को. शलभोगा मतलब जो लैंड यूज़ किया जाता था मेंटेनेंस ऑफ स्कूल, मतलब एक स्कूल को किसी को मेंटेन करने के लिए जो लैंड को यूज़ किया जाता है, उसको हम लोग शलभोगा बोल देते हैं. देवदान, या फिर ये वाला नाम मुझे पढ़ा नहीं जाएगा, देवदान. देवदान मतलब लैंड गिफ्टेड टू टेम्पल्स. जो लैंड टेम्पल्स को दे दिया जाता था उसको हम लोग देवदान बोलते हैं. एंड लैंड डोनेटेड टू जैन इंस्टीट्यूशन इज दिस वन, पलिचनंदम. Land donated to Jain institutions. We have seen that Brahmins often receive land grants or Brahmadaya. कि Brahmins को क्या दिया जाता था, ब्रह्मदया दिया जाता था. As a result, large number of Brahmin settlements emerged in the Kaveri valley as in other parts of South India. तो क्या हुआ था, इनको जो लैंड दिया जाता था उन पे ही अपनी सेटलमेंट्स बना लेते थे. तो इसीलिए क्या होता था, जो इनको लैंड ग्रांट्स दे दी जाती थी, इनकी सेटलमेंट्स बढ़ गई कावेरी वैली में एंड साउथ इंडिया में. ओके. Each Brahmadaya was looked after by an assembly or sabha of prominent Brahman land holders. तो क्या था ये जो each Brahmadaya, मतलब जो हर एक ब्रह्मदया था, उसमें क्या होता था, ये
किसके अंडर आता था, जो ये ब्रह्म दिया था उसका मतलब कौन लुक आफ्टर करता था, उसकी कौन मेंटेनेंस करता था, बाय एन असेंबली ऑफ प्रमीनियंट ब्राह्मण लैंड होल्डर्स। उनकी एक असेंबली होती थी या फिर एक सभा होती थी जिसमें वो लैंड का ख्याल रखा जाता था। दीज असेंबलीज वर्कड वेरी एफिशिएंटली, कि ये मतलब असेंबलीज बहुत ही अच्छी तरह से काम करती थी। देयर डिसीजंस वर रिकॉर्डेड इन डिटेल इन इंस्क्रिप्शंस, क्योंकि खुद ब्राह्मण्स थे इसलिए अपने भी मतलब डिसीजंस रिकॉर्ड करते थे इंस्क्रिप्शंस में। ऑफन ऑन दी स्टोन वॉल्स ऑफ टेम्पल्स, वो मतलब स्टोन जो वॉल्स होती है टेम्पल्स की उसमें रिकॉर्ड करते थे। एसोसिएशंस ऑफ ट्रेडर्स नोन एज नागराम्स ऑल्सो ओकेजनली परफॉर्म एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस इन टाउन, कि ये जो मतलब ट्रेडर्स की भी एसोसिएशन होती थी जिसको हम लोग नागाराम बोल देते हो, वो भी इसमें कई बार एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस परफॉर्म कर देते थे। इंस्क्रिप्शन फ्रॉम उत्तर इन चिंगलपुट डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु प्रोवाइड डिटेल ऑफ द वे इन विच सभा वॉज ऑर्गेनाइज्ड, कि एक इंस्क्रिप्शन है ऑफ द उत्तर मियार इन चिंगलपुट डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु, और वो किसकी डिटेल प्रोवाइड करता है कि सभा कैसे ऑर्गेनाइज की जाती है। द सभा हैड सेपरेट कमिटीज टू लुक आफ्टर इरिगेशन वर्क, गार्डन, टेम्पल, तो हर एक वर्क के लिए डिफरेंट कमिटी होती थी। एंड अगर मतलब किसी मेंबर को इलेक्ट करना था तो क्या होता था कि एक मतलब नेम्स जो मतलब एलिजिबल मेंबर्स होते थे या फिर जो जिन्हें मतलब क्या बोल सकते हो उम्मीदवार जो होते थे ना, उनकी नेम चिट्स पे लिख दिए जाते थे, तो या फिर स्मॉल टिकट्स ऑफ पाम लीफ पे लिख दिए जाते थे उनके नाम, जो भी मतलब उम्मीदवार होते थे। एंड फिर क्या किया जाता था, इन टिकट्स को पॉट्स में रख दिया जाता था। ठीक है, अभी इन टिकट्स को जब पॉट में रख दिया जाता था तो एक यंग बॉय होता था जो उसमें से टिकट्स निकालता था 1 by 1 फॉर ईच कमेटी। तो ईच कमेटी के लिए जो भी टिकट निकली वो उस कमेटी का हेड होगा या फिर वो उस कमेटी के लिए चुना गया है। तो आई थिंक ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया, बड़ी जल्दी कंप्लीट हो गया। चलो कोई नहीं, यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय एंड हाँ प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा हमारे चैनल को इफ़ यू वांट दीज काइंड्स ऑफ वीडियोज़।